तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी मैटर का तीन अवस्था हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये तीनों कन्वर्ट हो सकता है। एक्चुअली जब किसी सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो वो सिस्टम एक्सपेंड करता है। जैसे सॉलिड में हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड में अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। उसी हिसाब से जब हम किसी बॉडी से जब एनर्जी लेते हैं किसी गैस से, तो धीरे धीरे वो कंडेंस होता है, कंडेंस होकर के वो लिक्विड फॉर्म में आता है। और भी अगर उसका गैस लिया जाए तो कन्वर्ट हो जाता है कौन चीज़ में, सॉलिड में हो जाता है। मतलब ये तीनों स्टेट अगर हीट करते हैं, सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, और फिर जब गैस को कूल करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और फिर लिक्विड को अगर कूल करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो पानी एक ऐसा चीज़ है, वाटर इज अ सच काइंड ऑफ मटेरियल दैट कैन बी दैट में बी प्रेजेंट इन थ्री स्टेट्स। ये सॉलिड के स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड के स्टेट में हो सकता है, और गैस के स्टेट में। सॉलिड स्टेट में जैसे आपने देखा होगा आइस या स्नो जो है वो सॉलिड स्टेट है वाटर का। जब उसको आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, H2O में कन्वर्ट होता है। और जब फिर उस वाटर को जब हीट सप्लाई करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में। तो ये तीनों स्टेज में है। एयर में जो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी के रूप में ये वाटर वेपर है। लिक्विड के रूप में हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और जो माउंटेनियस एरिया होता है वहाँ पर वो कंडेंस होकर के क्या होता है, सॉलिड बन जाता है। तो ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। तो अभी हमने थ्री स्टेट के बारे में पढ़ा है, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड द थ्री स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन मॉडर्न अप्रोच ये बता रहा है कि नहीं, मैटर कैन बी प्रेजेंट इन फोर्थ स्टेज ऑल्सो एंड फिफ्थ स्टेट ऑल्सो। तो द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। और ये प्लाज्मा एक्चुअली क्या होता है, ये सुपर एक्साइटेड गैस का आयन होता है। एंड जो फिफ्थ स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस हमारे देश के साइंटिस्ट थे जिसका पूरा नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने ये परिकल्पना की थी कि अगर किसी कम डेंसिटी वाले गैस को सुपर कूल किया जाए तो उसका एक नया स्टेट प्राप्त किया जा सकता है, और अमेरिकन वैज्ञानिकों ने इसको प्रूफ किया। इसलिए उसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट जो होता है, प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर इनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, है ना। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। आयोनाइज्ड गैसेस किसको बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वो होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है, और प्रोटॉन्स जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है। और ये जो दोनों बराबर होता है तो दोनों चार्जेस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जिसके चलते वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन और दोनों के बीच में जो वर्क करता है फोर्स, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स अट्रैक्शन का होता है जो अपोजिट चार्ज का होता है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो जब किसी सिस्टम में उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसका मतलब हुआ कि उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो वही आयोनाइज्ड, मतलब जब कोई गैस चार्ज्ड हो जाता है तो वो आयन कहलाता है, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड आयन्स। तो एक्चुअली ये क्या होता है, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर इनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, आयन वाले गैसेस के रूप में। प्लाज्मा कैन अकर व्हेन मैटर इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। मतलब उतना आपको हीट प्रोवाइड करना है सिस्टम को जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाए। उसके बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, ठीक है, वो फोर्स से ज़्यादा एनर्जी आप जब प्रोवाइड कर देते हैं वो क्या होता है, एक्साइटेड होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल जाता है। द मैटर इन प्लाज्मा स्टेट इज कलेक्शन ऑफ फ्री हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू
इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। मतलब मेरा ये कहने का हुआ कि नॉर्मल कंडीशन में एटम्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, और उस पर चार्ज इसलिए नहीं होता है कि उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होते हैं। आप ये जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब चार्ज इक्वल होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन और दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। लेकिन जब उस फोर्स से ज़्यादा, मतलब वो एक एनर्जी हुआ, जब उस एनर्जी से ज़्यादा हम किसी सिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बीच का जो फोर्स है वो घट जाएगा, और घटने के चलते इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड आयंस। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे फ्लोरेसेंट बल्ब हो गया आपका, नियॉन शाइन बल्ब हो गया आपका। कंटेन्स इनर्ट गैसेस, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू देम दे प्रोड्यूस ग्लोइंग प्लाज्मा। तो ग्लो करता है, प्लाज्मा जो होता है वो ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस। द गैस विच इज टेकन अकॉर्डिंग टू दैट द नेचर ऑफ द कलर ऑफ द ग्लो विल बी डिपेंड। जैसे CFL बल्ब होता है। अब जो फिफ्थ स्टेट है उसको हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। ये आइंस्टीन के बारे में आपने सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने अपना फेमस थ्योरी दिया था E = mc²। इट मीन्स मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इफ इट इज थ्रू विद द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और बोस हमारे देश के बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, जिसका नाम पूरा नाम सत्येंद्र नाथ बोस था। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने ही 1920 में ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिकल कैलकुलेशन ये बताया कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को भी ऑब्टेन किया जा सकता है। लेटर अमेरिकन साइंटिस्ट सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग दिस स्टेट। द बोस आइंस्टीन स्टेट इज फॉर्म्ड बाय सुपर कूलिंग। तो आपने क्या देखा कि जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड किए तो आपको प्लाज्मा स्टेट प्राप्त हुआ। लेकिन जब किसी सब्सटेंस को सुपर कूल, मतलब किसी भी गैस को जब आप सुपर कूल करते हैं, है ना, ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, मतलब लो डेंसिटी वाला गैस को जब आप एक्सट्रीमली मतलब कूल करते हैं अबाउट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर उसको जब ये करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो दिस इज नोन एज बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। और जो सब्सटेंस आप प्राप्त करते हैं उसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, या BEC बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। तो 5 स्टेट हो गया। सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन 5 स्टेट्स, इन आइदर 5 स्टेट्स। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया। तो प्लाज्मा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सुपर हीटिंग एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सुपर कूलिंग। तो 5 स्टेट हुआ मैटर का। तो इस तरीके से आपका ये कंपोजिशन हो गया कि ये जो है 5 स्टेट में से किसी एक स्टेट में पाया जा सकता है। 5 स्टेट का कल्पना किया गया है। तो एक बार फिर हम लोग क्लासिफिकेशन में आते हैं। क्लासिफाई किए थे हम लोग मैटर को प्योर सब्सटेंस के रूप में। तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम्स के बने हुए हैं या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, है ना। तो अ सिंगल सब्सटेंस और मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। मतलब अब जैसे गोल्ड आप लेते हैं तो गोल्ड को आप कितना भी टुकड़ा कर दीजिए, कितना भी टुकड़ा कर दीजिए, कितना भी टुकड़ा कर दीजिए, फाइनल पार्टिकल जो मिलेगा वो गोल्ड का ही मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि प्योर गोल्ड जो है वो प्योर सब्सटेंस का बना हुआ है। इसलिए गोल्ड क्या है? मैटर है। कैसा मैटर है भाई? तो एलिमेंट के रूप में है वो, ठीक है। या वाटर H2O उसका फॉर्मूला होता है। 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन को जब ये रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है। अब वाटर हम कहीं से भी लें, ऑस्ट्रेलिया से ले लें, कनाडा से ले लें, अमेरिका से ले लें, प्योर वाटर ऑलवेज H2O ही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 2 एटम से मिलकर के बनने वाले या
दो एटम से या दो से अधिक एटम से मिलकर के बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो हम लोग कैसे एलिमेंट को डिफाइन करेंगे? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन आइदर बी ब्रोकन नाइदर बी ब्रोकन इनटू नोर बिल्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे आपका हो गया गोल्ड, हो गया सिल्वर, हो गया हाइड्रोजन, हो गया हीलियम, हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, सो मेनी, ये सभी एलिमेंट्स कहलाते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, फिर एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। एलिमेंट्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इसमें एक को क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। पेरियोडिक टेबल आप लोगों की किताब में दिया हुआ है, या मेंडेलीव या बड़े बड़े जी मॉसले, ये बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उस समय जो एलिमेंट्स पाए जाते थे उसको अरेंज करने का प्रयास किया। अभी का जो एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल है, जिसको तैयार किया गया है एटॉमिक नंबर के आधार पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर। उससे पहले के जो पेरियोडिक टेबल्स थे वो एटॉमिक वेट के आधार पर था। तो एलिमेंट्स को हम लोग 3 तरह से डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। अब मेटल हम किसको बोलेंगे जी? तो मेटल्स आर सॉलिड्स, मेटल्स आर सॉलिड्स। इसमें एक एक्सेप्शन आता है, दैट इज मरकरी। मरकरी इज मेटल बट फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है और ये पूछता है। तो मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल्स आर नॉर्मली हार्ड, ये क्या होता है, हार्ड होता है। इसका मतलब हुआ कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो इसमें बहुत 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 कम होता है। दे हैव लस्टर, लस्टर मतलब होता है क्या, शाइनिंग, एक स्पेशल टाइप का शाइनिंग इसके सरफेस पर पाया जाता है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको मेल्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। हाँ, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए आप देखेंगे कि कुकिंग यूटेंसिल्स जितने भी होते हैं सब मेटल्स के बने हुए रहते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है। या इलेक्ट्रिक वायर जो होता है, या तो कॉपर का, अंदर में जो अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है तो वहाँ पर मोस्टली कॉपर का यूज होता है, और बाहर में जो भी इलेक्ट्रिक वायर आप देखेंगे वो एल्युमिनियम का होता है, क्योंकि ये दोनों गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये पॉइंट याद रखने वाला, जितना टेम्परेचर बढ़ाइएगा आप किसी भी मेटल का, जितना किसी भी मेटल का अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इन देयर लैटिस पोजिशन। क्योंकि जब आप किसी मेटल में मतलब हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, वाइब्रेट करना शुरू करता है, कंपन करना शुरू करता है। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम, ये सभी मेटल्स हैं, ये सभी सॉलिड फॉर्म में है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, सभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। जब भी उसके टेम्परेचर को आप बढ़ाइएगा तो उसका कंडक्टिविटी जो है, मतलब कैपेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट, वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। इसलिए कम होता है कि वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, वाइब्रेशन के रूप में उसका एनर्जी जो है लूज होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से नॉन मेटल्स अपोजिट होता है मेटल्स का। किस तरीके से, एलिमेंट्स विथ प्रॉपर्टी अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटल से अपोजिट होता है। दे आर फाउंड इन ऑल स्टेट ऑफ मैटर। दे डू नॉट पोजेज लस्टर, इसमें कोई लस्टर नहीं होता है। एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, एक आयोडीन होता है। जैसे पेंसिल का जो आप देखते होंगे, पेंसिल से जो लिखते हैं तो पेंसिल का जो लिखने वाला सब्सटेंस है वो आयोडीन है। तो आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी इसमें लस्टर होता है। ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट यहाँ पर भी क्या हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया। ग्रेफाइट जो होता है ऑल्दो नॉन मेटल है लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एंड दे आर नॉट मेलिएबल, ये मेलिएबल नहीं होता है, इसको जहाँ से गिरा दीजिएगा वो चूर हो जाएगा, है ना। तो मेलिएबल नहीं होता है। मेलिएबल का मतलब एक्चुअली क्या होता है, जिन चीज़ों को पीट करके आप चदरा बना सकते हैं, मतलब सीट बना सकते हैं, लेकिन किसी भी मेटल को आप पीट करके सीट नहीं बना सकते हैं। और डक्टाइल का मतलब हुआ कि आप उससे वायर ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी नॉन मेटल से वायर नहीं निकाल सकते, ये मेटल में ही संभव होता है। ठीक है, तो ये देखिए तीनों स्टेज में पाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए हीलियम है, लिथियम है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है, क्लोरीन है, हाँ फ्लोरीन है,
हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी क्या है, गैसियस फॉर्म में है। ये सभी क्या है, गैसियस फॉर्म में है। और एक लिक्विड नॉन मेटल भी है, उसका भी नाम आपको याद रखना चाहिए, दैट इज ब्रोमीन। जो कौन सा है, ब्रोमीन है। और सॉलिड के रूप में जैसे फास्फोरस हो गया, जैसे सल्फर हो गया, है ना, तो वो सॉलिड के रूप में है। तो ये तीनों अवस्था में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नॉन मेटल जो होता है ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। और मेटलवाइड्स वैसे चीज़ होते हैं जिसमें दोनों तरह का प्रॉपर्टी होता है, मेटल का भी प्रॉपर्टी होता है और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी होता है, दोनों प्रॉपर्टी होता है। जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें दोनों तरह का प्रॉपर्टी होता है, मतलब मेटल का भी प्रॉपर्टी होता है, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी होता है, इसलिए उसको मेटलवाइड्स बोलते हैं या उपधातु बोलते हैं।